नमस्कार साथियों। आरपीएससी जूनियर लीगल ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और जो है तकरीबन मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अब तक फॉर्म वगैरह भर दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पेपर नंबर 4 है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर है जिसमें तकरीबन 150 क्वेश्चंस हैं और सभी पेपर का जो पैटर्न है इसका वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो उसमें इंग्लिश को हम किस तरीके से पढ़ें, और अक्सर जो है माना जा रहा है कि भाई इंग्लिश और हिंदी का पेपर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें रोल प्ले करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इंग्लिश की क्लास जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले देखिए हम जरा डिस्कशन करना चाहेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जो है स्टडी कर लेना कंपलसरी होता है। तो देखिए इसके सिलेबस में सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो आपके नाउन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार का होता है वो हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है नाउन की जगह पे, नाउन के प्लेस पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज द प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, किस तरीके से एडजेक्टिव का रूल्स हो सकता है वो हमें देखना है। वर्ब क्या होती है, वर्ब किस तरीके से यूज होगी उसे हमें समझना है। देन प्रपोजिशन का टॉपिक है। देखिए इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे बल्कि इसको प्रपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद टेंस का टॉपिक है। देन आर्टिकल, ए एन और दा का यूज किस तरीके से किया जाएगा उसे हमें स्टडी करना है। देन कंजक्शन का टॉपिक है। वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरीके से है, इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैसिव से एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब, देखिए जो लास्ट एग्जाम हुआ था जूनियर लीगल ऑफिसर का उसमें तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स यानी कि ईडियम्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लीगल टर्म एंड लैटिन मैगजीन के 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो तकरीबन ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का जो कि जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए आरपीएससी ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, जिसके आधार पर हमें जो है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। आइए आज हम शुरू करते हैं टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम है वर्ब। तो आइए हम शुरू करें, वर्ब क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि वर्ब जो है वो है क्या। तो वर्ब का मतलब होता है, हिंदी में समझते हैं क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या है, यानी कि कर्ता जिस काम को करेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। सामान्य अर्थों में हम ये समझते हैं कि जैसे खाना पीना उठना, ये सभी क्या होती है, वर्ब होती है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो है सब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि वर्ब का यूज जो होगा वो कभी भी जो है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सेंटेंस में हमने लिखा है कि शी रिसाइड्स, तो शी के बाद अपन क्या लिखेंगे, रिसाइड्स लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या रिसाइड्स पहले आ सकता है, तो रिसाइड्स का मतलब होता है याद करना। तो इसका मतलब है कि ये तो फॉर्मेट ठीक है लेकिन रिसाइड्स का यूज जो है वो शी से पहले कभी भी नहीं होगा। उसी तरीके से देखिए अगर अपन यहाँ पर देखते हैं कि यू गो टू मार्केट, हमने लिखा यू गो टू मार्केट। तो अगर सेंटेंस में लिखा जाता है कि गो यू टू मार्केट, क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये समझते हैं कि जो वर्ब होती है, वर्ब का यूज जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। कहने का मतलब है कि जो कर्ता होता है, कर्ता जो है जिस काम को करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का जो भी काम होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। या तो हम नाउन का यूज करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आइए जरा चर्चा करते हैं कि नाउन क्या क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि नाउन किसे कहते हैं।
नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। तो नाउन का मतलब है कि किसी भी चीज का नाम क्या हो सकती है, संज्ञा हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम जॉन, अमित, मुकेश, अगर किसी भी व्यक्ति के नाम की बात करें तो किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो संज्ञा जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमित लिव्स इन इंडिया, तो इस सेंटेंस में अमित जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन होगा। और इंडिया जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, ये भी नाउन है। लिव्स इन यहाँ पर क्या है, वर्ब है। प्लेस का मतलब होता है किसी भी जगह का नाम। तो यहाँ पे देखो जयपुर, न्यू दिल्ली, इंडिया, ये जगह का नाम है। पटना, तो जगह का नाम हमेशा क्या होगा, नाउन होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसे अपन कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, ये सभी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यानी कि ए एन दा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि इससे पहले क्या नहीं हो सकता कि या तो ए का यूज़ या एन का यूज़ या दा का यूज़ जो है वो कभी भी नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते और किसी भी जगह के नाम के आगे भी आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थिंग्स यानी कि वस्तु की बात करें, जैसे पेन, बॉक्स, टेबल, कार, ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे जब क्लासीफाई करेंगे। इन्हें कॉमन नाउन भी कहा जाता है। क्वांटिटी, विजडम, ऑनेस्टी, ह्यूमिनिटी, ये सभी जो है ये भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये सभी जो है नाउन के प्रकार हैं जिसे गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए विजडम, ऑनेस्टी, ह्यूमिनिटी, ये सभी जो शब्द होते हैं इसे अपन कहेंगे सिंगुलर होते हैं। कंडीशन का मतलब है इलनेस, प्राइड, ये सभी कंडीशंस हैं जो कि नाउन होती हैं। और मूवमेंट, ऑशन, ये जो सभी हैं, ये इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, या तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, नाउन से होगी। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर नाउन सब्जेक्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट है तो उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन सब्जेक्ट है तो नाउन के बाद में देखिए किसका यूज किया जाएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुकेश, हमने यहाँ पे लिखा मुकेश। अब मुकेश के साथ में मैं क्या लिखूंगा, इज का यूज करूंगा। तो इसका मतलब है कि मुकेश यहाँ पर क्या है, नाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह आया है। और उसके बाद हमने किसका यूज किया है, वर्ब का यूज किया है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर प्रोनाउन जो है वो हम किसे कहते हैं। तो आइए जरा स्टडी करते हैं कि प्रोनाउन जो है वो हम किसे कहते हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो देखिए प्रोनाउन का मतलब होता है वे सभी शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पे करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुकेश अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, तो उसकी जगह अपन किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ही यहाँ पे क्या है, मैस्कुलाइन है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करते हैं। अगर देखिए सरिता जो है वो किसी लड़की का नाम है, उसकी जगह हम शी का यूज करेंगे। पीपल का मतलब होता है लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे दे का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एक बार होगा, लेकिन अगर वही नाउन जो है रिपीट किया जा रहा है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में अपन ने लिखा कि जॉन कम्स लेट इन द ऑफिस। जॉन जो है वो ऑफिस में देरी से जो है वो आता है। देखिए हमने जो है सेंटेंस में क्या लिखा, देखा कि जॉन कम्स लेट इन द ऑफिस, जॉन जो है वो ऑफिस में देरी से आता है। एज, अब देखो एज के बाद में यहाँ पर क्या जॉन होना चाहिए था, एज जॉन डज कपल ऑफ थिंग, क्योंकि जॉन जो है बहुत सारे काम करता है। इस सेंटेंस में जब एक बार जो है वो नाउन आ गया तो दोबारा नाउन नहीं आएगा,
नाउन की जगह हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो जॉन की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो देखो जॉन जो है वो पुरुषवाचक है, इसीलिए अपन इसमें किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जॉन की जगह, अगर यहाँ पर जॉन की जगह हम जेनी का यूज करते, तो जेनी मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना होता, हम यहाँ पर यूज करते शी का यूज करते। तो इसका मतलब है कि नाउन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करते हैं। इस बात को समझना है कि नाउन जो है वो एक बार ही आएगा, उसकी जगह किसका यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद ही वर्ब का यूज होता है। जैसे हमने सेंटेंस में लिखा, स्टूडेंट्स प्लेड वेल बिकॉज स्टूडेंट्स एंड दे हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि स्टूडेंट्स की जगह हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो दे इस सेंटेंस में देखो क्या माना जाएगा, दे जो है वो इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर हम किसका यूज कर रहे हैं, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो वो एक से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं, नाउन का या प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना होता है कि वर्ब जो है बेसिकली है क्या। तो देखो वर्ब में हम लोग समझते हैं कि वर्ब के जो टाइप्स हैं उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब में एक वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। एक वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे बी जो है, बी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, जैसे इज का यूज करना, आर का यूज करना, एम का यूज करना, वाज का यूज करना, वर का यूज करना, बी ई आई एन जी बीइंग का यूज करना, और बी डबल ई एन बीन का यूज करना। तो देखो लिंकिंग वर्ब है क्या, उसे एक बार समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यू आर अ स्टूडेंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा यू आर अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस में यू जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ए स्टूडेंट यानी कि यू जो है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव भी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर जो है क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि तो सब्जेक्ट जो है अगर कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो वर्ब होगी उसको अपन बोलते हैं लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंक करने वाली वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि आई एम इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है आई एम इंटेलिजेंट। आई यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट को आप क्या पहचानेंगे, विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इंटेलिजेंट जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव भी होगा, और एडजेक्टिव से पहले जो शब्द आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। हमने क्या लिखा, आई एम इंटेलिजेंट जो है उसमें इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट से पहले जो वर्ब होगी उसको क्या कहा जाएगा, लिंकिंग वर्ब का नाम कहा जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाता कि आई एम आ, अगर मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखते कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट,
अब देखिए हमने इस सेंटेंस में क्या लिखा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आई जो है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वेरी यहाँ पर क्या है, वेरी जो है वो इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी जो है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहेंगे। तो यहाँ पर वेरी और इंटेलिजेंट में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस होगा, इंटेलिजेंट जो है वो तो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, आई की विशेषता बता रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब चूंकि सभी एडजेक्टिव जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है। और उससे पहले हमने किसका यूज किया है, वेरी का यूज किया। तो वेरी यहाँ पर क्या होगा, वेरी को हम बोलते हैं मॉडिफायर। वेरी यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफायर है। और जितने भी मॉडिफायर है यानी कि एडवर्ब जो है वो कहा जाएगा। वेरी जो है वो यहाँ पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब का यूज हमेशा हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। अब यहाँ पर फिर एम क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस में एम जो है वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। यानी कि अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है उस वो किसी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करे या फिर वो किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव यहाँ पर आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वहाँ पर क्या होगा कि वो लिंकिंग वर्ब होती है। तो लिंकिंग वर्ब जो है उसकी परिभाषा अगर अपन देखें तो लिंकिंग वर्ब की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, केवल एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन हम क्या समझते हैं, लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता और उस सेंटेंस में केवल डायरेक्ट हम जो है ऑब्जेक्ट का यूज, डायरेक्ट हम जो है एडजेक्टिव का यूज करते हैं या फिर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट लिखा। अब अगर हम एक सेंटेंस को बनाते हैं इसी में, और तो देखो अगर यहाँ पर सेंटेंस लिखा जाता है कि आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो इस सेंटेंस में आई यहाँ पर क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा। पर्सन यहाँ पर क्या है, नाउन है। पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा है। नाउन से पहले किसका यूज हो रहा है, इंटेलिजेंट का यूज हो रहा है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। उससे पहले किसका यूज हो रहा है, वेरी का यूज हो रहा है। वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। सभी आर्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एम जो है वो यहाँ पर क्या है, ये बताइए क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जी नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। बल्कि यहाँ पर क्या है, आई जो है वो कौन है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है। तो आई की विशेषता बताई जा रही है, आई को स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आए और किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट विशेषण आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, वहाँ पर जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम यहाँ पर कहेंगे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार की जो वर्ब होगी उसको क्या कहा जाएगा, लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। तो यहाँ पर एम जो है वो यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब जो है उसको अपन समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस में लिखा रोजेज स्मेल स्वीट। हमारा सेंटेंस है कि रोजेज स्मेल स्वीट। तो रोजेज यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में रोज यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब रोज की जो स्पेशलिटी है, रोज की विशेषता क्या है कि गुलाब कैसे हैं, स्वीट है।
तो यहाँ पे रोज की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? जी नहीं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? सेंटेंस में व्हाट का आंसर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट जो है विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषण है ये, इसे अपन क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इस कंडीशन में स्मेल यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि जो स्मेल है वो इस सेंटेंस में स्मेल जो है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होगी? लिंकिंग वर्ब जो है वो होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब नहीं होती बल्कि लिंकिंग वर्ब होती है। तो आज से आप ये समझना कि इस प्रकार का अगर सेंटेंस आ जाए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेमन टेस्ट सोर, तो लेमन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और लेमन की विशेषता जो है वो बताई जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो टेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब जो है वो होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस प्रकार का अगर सेंटेंस होता है तो यहाँ पर देखिए लेमन जो है वो सब्जेक्ट है, टेस्ट यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव आ गया ये। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर ऐसी वर्बों को क्या कहा जाएगा? लिंकिंग वर्ब जो है वो कहा जाएगा। जैसे योर स्टोरी was absolutely false. Your story was absolutely false. तो यहाँ पर देखिए योर स्टोरी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए एब्सोल्युटली फॉल्स अपन ने लिखा है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉल्स शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, और एब्सोल्युटली इस सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब है। और वाज यहाँ पर क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट से पहले हम जिस वर्ब का यूज करेंगे उसे अपन क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो आज से अपन ये समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब बेसिकली क्या होती है। लिंकिंग वर्ब जो है, जैसे बी जो वर्ब होती है वो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। तो इस तरीके से देखिए कि वर्ब जो है उसमें अगर किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए और ऑब्जेक्ट ना हो तो उसके पहले आने वाली वर्ब जो होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सर बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो अगर बी वर्ब जो है वो लिंकिंग है तो उसकी फॉर्म्स अपन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो फॉर्म होती है इसकी प्रेजेंट, और प्रेजेंट फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? इज का, एम का या आर का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट में इज का, एम का और आर का यूज करते हैं। जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म में हम वाज का या वर का यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? वाज और वर का यूज करते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम बी डबल ई एन बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करेंगे? बी ई आई एन जी बीइंग का यूज करते हैं। बी ई आई एन जी बीइंग का यूज करेंगे। एंड देखिए फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसमें अपन यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव का, यानी हम यूज करेंगे टू बी का यूज करेंगे। तो सामान्यतः जो है
ये समझिएगा कि जो बी वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती है, और 5 फॉर्म जो है वो इस प्रकार से होती है। प्रेजेंट फॉर्म, उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट फॉर्म जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जिसमें वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है। थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें बी डबल एन बीन का यूज़ किया जाएगा। फोर्थ फॉर्म जिसमें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसमें अपन बीइंग का यूज़ करेंगे। फिफ्थ फॉर्म होती है जैसे अपन ने देखा टू इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव जो है जैसे अपन ने लिखा टू बी, तो यहाँ पर अपन देखेंगे टू बी जो है वो क्या है, ये एक जो है टू के बाद में बी की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टू बी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बी जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब का यूज किया जाए तो उसके बाद में हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस में क्या देगा, व्हाट जो है उसका आंसर देता है। ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस में क्या करेगा, व्हाट का आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो है सेंटेंस हम लिखते हैं कि अ टीचर टीचेस इंग्लिश, तो आपने देखो क्या लिखा, अ टीचर टीचेस इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में ए टीचर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, टीचेस यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो आप इस सेंटेंस में प्रश्न करें कि अ टीचर, उसके बाद देखिए लिखा है टीचेस व्हाट। आपने इसी सेंटेंस में जो है वो क्वेश्चन किया कि अ टीचर टीचेस व्हाट, एक टीचर क्या पढ़ाता है। तो देखो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में व्हाट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्हाट का आंसर हो जाएगा इंग्लिश। कि अ टीचर टीचेस व्हाट, आपने बोला अ टीचर टीचेस इंग्लिश, तो इसका मतलब है व्हाट का जो आंसर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आएगी, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आएगी उसे हम कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखो टीच जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, बल्कि टीच यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्योंकि मेन वर्ब के बाद में क्या लिखा अपन ने, ऑब्जेक्ट लिखा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद में अगर जो है वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स एट होम। हमारा सेंटेंस है शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स एट होम। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर हमने यहाँ पर ये कहा कि शी वॉज कटिंग, और उसके बाद हम कहते हैं व्हाट, और उसमें हम लोग लिखते हैं एट होम। शी वॉज कटिंग व्हाट एट होम, तो देखिए शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर व्हाट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट का मतलब है यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, वेजिटेबल्स। वॉज कटिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। देखिए वॉज कटिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है इस सेंटेंस में। तो जब वॉज कटिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, एट होम यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एट प्रपोजिशन है, उसके बाद हमने नाउन का यूज किया। तो देखो सेंटेंस क्या लिखा है, शी वॉज कटिंग व्हाट एट होम, आपने आंसर दिया शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स एट होम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉज जो है वो वॉज यहाँ पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब होगी, और कटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेन वर्ब होगी। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है मेन वर्ब से पहले होगी। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा कहाँ होगा, मेन वर्ब से पहले होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉज कटिंग लिखा। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर आता है यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले आने वाली वर्ब जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और वहीं हमने दूसरी तरफ अभी देखा कि अगर वो वर्ब जिसमें एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव से पहले आने वाली वर्ब यानी कि व्हाट का आंसर नहीं आए, ऑब्जेक्ट नहीं आए,
तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले आने वाली वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। तो दो प्रकार की वर्ब है, एक है लिंकिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मेन वर्ब जो होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है कोई वर्ब है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, सेल का मतलब होता है बेचना। तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी सेल, SELL सेल। पास्ट फॉर्म होती है सोल्ड, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोल्ड होगी। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज किया है सोल्ड का। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल जो होगा उसके अंदर हमने यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा कि ये हमने किसका यूज किया है, सोल्ड का यूज किया। तो किसी भी सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल कब आएगा, पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग यूज करते हैं जैसे हैज, हैव और हैड का यूज किया जाए। तो इन सब के साथ में किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल आता है हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ, मेनली पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। सोल्ड का यूज हम करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट जो है वो इंडिकेशन होता है, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस जो है उसमें क्या लिखा हुआ होता है, पास्ट सेंस हो। तो अगर पास्ट सेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का यूज करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सेलिंग। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, ING का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम देखते हैं जेरेंट का। देखिए इसको जीरंट नहीं कहा जाता बल्कि इसको जेरेंट कहा जाएगा। तो जेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, जेरेंट है। तो जेरेंट में किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया जाएगा। तो दोनों ही वर्ब ऐसी होती है जिसमें ING का यूज करते हैं। अभी हम जरा समझेंगे कि जेरेंट का यूज कैसे होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होगा। टू इन्फिनेटिव में हम किसका यूज करते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए सामान्यतः कॉन्सेप्ट क्या होता है, सामान्यतः कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस को इस तरीके से लिखते हैं कि आई वर्क टू अर्न wages for my belongings। हमने सेंटेंस लिखा आई वर्क टू अर्न वेजेस फॉर माई बिलोंगिंग्स। अब यहाँ पर एक सेंटेंस में समझना, यहाँ पे वर्क जो है उसके बाद अपन ने क्या लिखा, टू अर्न लिखा है। तो वर्क यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और उसके बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। टू के बाद में किसका यूज किया जा रहा है, V1 का यूज किया जा रहा है। तो इसी को अपन बोलते हैं टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव होगा। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि टू के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा टू के बाद में वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने लिखा आई वर्क टू अर्न वेजेस। तो वेजेस इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अभी आपने पढ़ा कि वाट का आंसर आ रहा है। तो आई वर्क टू अर्न वाट, तो वाट का आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में लिखा है फॉर माई बिलोंगिंग्स। फॉर माई बिलोंगिंग्स जो है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर आई जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि टू इन्फिनेटिव का यूज हम कब करते हैं, कि जब दो वर्ब को आपस में जोड़ा जाएगा तो दोनों वर्बों के बीच में टू का यूज होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि टू के अलावा कोई भी अन्य वर्ब का, अन्य प्रपोजिशन का यूज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है कि हम लोग ये लिखेंगे कि वर्क टू अर्न लिखेंगे।
हम क्या लिखेंगे, वर्क टू अर्न जो है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है वर्क ऑफ अर्न जो है वो नहीं होगा, वर्क ऑफ अर्न जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि केवल टू का यूज किया जाएगा। तो टू के बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। टू के बाद में हम किसका यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। दो वर्बों को आपस में हम इस प्रकार से ऐड करते हैं, दो वर्बों को जो है इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा प्ले, उसके बाद में मैंने लिखता हूं प्लेड टू विन। तो देखो यहाँ पर क्या है, टू विन लिखा है, इससे पहले कोई भी वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है ये। लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, टू प्लस V1 का यूज किया जाएगा। तो टू के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि हैड सप्लाइड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, टू का यूज हो रहा है। और टू के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। टू के बाद में किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सप्लाइड यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ में अपन क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि आई एम टू, आई एम टू टीच इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में एम के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा टू टीच। तो टू के बाद में किसका यूज हो रहा है, टू के बाद में V1 का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब कोई भी हो सकती है, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो सकती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, कोई सी भी वर्ब हो सकती है। अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसे जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस इस तरीके से है कि शी इज टू वॉश क्लोथ्स। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया, टू का यूज किया। और टू के बाद में किसका यूज किया है, V1 का यूज किया। तो इस तरीके से अपन किसका यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि इसके बाद में आता है जीरण, जो मैंने अभी अभी आपका बताया। जरंड में हम किसका यूज करेंगे, जरंड जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। और इन्फिनेटिव जो है उसमें क्या है कि टू के बाद में इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आइए जरा सेंटेंस को स्टडी करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है एन आर्टिस्ट शुड एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो देखो एन आर्टिस्ट जो है इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एन आर्टिस्ट इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में लिखा हुआ है शुड, शुड यहाँ पे क्या है, मॉडल है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सप्रेस यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि सभी मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करें या शुड का यूज करें, इनके बाद में हमेशा किसका यूज किया जाएगा, V1 का यूज किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो किसका यूज किया गया है, शुड एक्सप्रेस का यूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं कि कैन प्ले हम लिखेंगे, सेंटेंस में कभी भी जो है ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि कैन और उसके बाद में लिखा अपन ने प्लेड। तो देखो कैन के बाद में कभी भी प्लेड नहीं आएगा, यानी कि मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
अब देखिए हमने लिखा अ बिजनेसमैन, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखा वांट्स प्रॉफिट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, प्रॉफिट यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, और उससे पहले जो लिखा है ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है जो कि सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का हमने यूज़ किया। अब देखिए द लॉयर, लॉयर को स्पेसिफाई किया है, इसीलिए इससे पहले हमने डिटर्मिनर का यूज़ किया, तो यहाँ पर देखिए द का यूज़ कर रहे हैं, द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, उसके बाद में लॉयर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद लिखा है वांट्स, वांट्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, वांट्स जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है। और उसके बाद हमने लिखा टू किट, टू क्विट जो है यहाँ पर क्या है, टू के बाद में V1 का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि टू इन्फिनेटिव है, और उसके बाद में लिखा है दिस केस, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई यहाँ पे प्रोनाउन केस है। उसके बाद लिखा है एंजॉय, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, तो देखो यहाँ पे क्या है, आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूँ, तो इंजॉय क्या करते हैं, इंजॉय करता हूँ रीडिंग नॉवेल्स को। तो देखो रीडिंग नॉवेल्स यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो ये जेरेंड का फॉर्म है, इस बात को समझिएगा, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ पर जो है ये जेरेंड है, इंजॉय यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, नॉवेल्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, जेरेंड का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है द पॉलिस, इसको देखो पुलिस नहीं बोलते, द पॉलिस बोलते हैं। यहाँ पर द जो है वो इस सेंटेंस में डिटर्मिनर है, पॉलिस इस सेंटेंस में नाउन है। उसके बाद लिखा है कॉट, कॉट यहाँ पे V2 है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद है द ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट, क्रॉसिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्रॉसिंग इस सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और उसके बाद हम देखते हैं द स्पीड लिमिट, तो यहाँ पर देखो द पुलिस कॉट, तो यहाँ पर ये द ड्राइवर क्रॉसिंग द लिमिट, तो इस सेंटेंस में अपन ने देखा पुलिस कॉट द ड्राइवर, जो है वो इस सेंटेंस में किसका आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है। यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है, क्रॉसिंग करते हुए, क्या क्रॉसिंग करते हुए, स्पीड लिमिट को, तो ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में इस तरीके से जो है वो लिखा हुआ है, हुम यहाँ पे पर्सन है जो कि अनरियल ऑब्जेक्ट है, जबकि रियल ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्पीड लिमिट है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हैं। आइए अब और सेंटेंसेस की चर्चा करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को। हमारा पहला सेंटेंस है ही सेल्स हिज कार, तो सेल्स जो है यहाँ पर क्या है, V1 है, सेल्स यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में V1 है। तो देखो V1 का यूज कब करेंगे, V1 में या तो S या ES का यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमने किसका यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का यूज किया। फिर हमने देखा दे, दे यहाँ पर देखो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के बाद में किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सोल्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सोल्ड किसको बता रहा है, पास्ट को बता रहा है कि ही सोल्ड हिज कार, तो उसने अपनी कार को बेच दिया। तो पास्ट में अपन किसका यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोल्ड यहाँ पर V3 है, तो जैसे अपन ने देखा था कि हैज हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव के साथ हमेशा V3 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सोल्ड V3 है। उसके बाद हमने देखा ही हैज बीन सेलिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसे हम नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देंगे कि वो अपनी कार सुबह से बेच रहा है, तो सेलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हैज गॉन, गॉन यहाँ पे क्या है, V3 है। और टू सेल जैसे मैं अभी बता रहा था, टू के बाद में किसका यूज किया जाएगा, V1 का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोल्ड कार लिखा है, तो कार यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले V3 का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे V3 का जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो इस सेंटेंस में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने देखा सेलिंग कार इज एन आर्ट, कार को बेचना एक आर्ट है, कार यहाँ पे नाउन है, सेलिंग जो है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग कार इज एन आर्ट हमने लिखा, तो यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल है।
तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया। अगला है शी लाइक्स सेलिंग कार। तो यहाँ पर देखो सेलिंग जो है वो क्या है, जेरंड है। लाइक्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। तो इस तरह से हमने लिखा। और अगला सेंटेंस है ही वाज सेलिंग हिज कार, वो अपनी कार को बेच रहा है। इस सेंटेंस में सेलिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ब की जो 5 फॉर्म्स होती है उसका यूज सेंटेंस में अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। आइए और थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है जेरंड और पार्टिसिपल क्या होता है। आइए, बहुत देर से जेरंड और पार्टिसिपल शब्द बार बार आ रहा था, तो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि आखिर जेरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। तो देखिए जेरंड जो है उसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन। जेरंड जो है उसे हम बोलते हैं वर्बल नाउन। और जैसा भी आपने देखा था कि V1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी का यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। पार्टिसिपल जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। इसे हम नाम देते हैं वर्बल एडजेक्टिव का नाम देते हैं। और ये जो है वो भी क्या होता है, V1 में हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो जब V1 में आईएनजी का यूज किया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल होगा। तो आइए जरा चर्चा करें, डिस्कशन करें कि जेरंड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जेरंड का यूज किया जाता है एज ए नाउन, नाउन के रूप में किया जाएगा। और यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाउन के रूप में फॉर्म आएगा। किस तरीके से, देखो जैसे अगर सेंटेंस में हम लिखते हैं कि रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम, रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। तो रीडिंग जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, V1 में हमने आईएनजी का यूज किया। तो V1 में हमने किसका यूज किया है, आईएनजी का यूज किया। और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के स्थान पर ना तो इस सेंटेंस में नाउन का यूज किया गया, ना ही इस सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया गया। तो ना तो नाउन का यूज कर रहे हैं हम, ना ही प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं और उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जेरंड कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जितने भी जेरंड होते हैं जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो हमने लिखा रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम, रीडिंग यानी कि पढ़ना मेरा बहुत ही अच्छा जो है वो पास टाइम है। अब देखिए उसके और सेंटेंसेस को हम देखें। जैसे हमने लिखा वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो देखो सेंटेंस में अपन ने लिखा है कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो यहाँ पर देखो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नाउन कहेंगे। और ये यहाँ पर क्या होगा, जेरंड होगा। हमारा सेंटेंस है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होगा। इसके साथ में कभी भी आर का यूज नहीं किया जाएगा। हम लिखेंगे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, हम लिखेंगे। जैसे देखिए सेंटेंस में हम देखते हैं थर्ड नंबर का, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस सेंटेंस में देखो स्विमिंग जो है वो क्या है, V1 है। V1 में हमने किसका यूज किया, आईएनजी का यूज किया। ये किसकी जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया जाना था, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर ना तो नाउन का यूज किया गया ना प्रोनाउन का यूज किया गया, बल्कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं जेरंड बोलते हैं।
तो यहाँ पर स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, तो सेंटेंस तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं जेरंड। तो जेरंड का पहला कॉन्सेप्ट है कि जेरंड जो है वो नाउन के रूप में होता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए हम जो है इस प्रकार से बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अपना कोर्स चला रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं आगे क्या है। हम इसका यूज़ करते हैं, जेरंड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ने समझा कि जो जेरंड है, जेरंड का हम यूज़ करते हैं किस तरीके से, सब्जेक्ट की तरीके से नाउन के रूप में अपन किसका यूज़ करते हैं, जेरंड का यूज़ करते हैं। अब हम जेरंड का यूज़ करते हैं एज ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जेरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे माई का यूज करना, तो माई किसका पजेसिव होगा, आई का पजेसिव माई होता है। जैसे हम यूज करते हैं किसका, हिज का, तो हिज जो है वो किसका पजेसिव होगा, ही का पजेसिव हिज होता है। हर जो है वो शी का पजेसिव होगा, शी का पजेसिव क्या हो जाएगा, हर होगा। उसी तरीके से देयर, देयर जो है वो दे का पजेसिव होगा। ओवर जो है वी का पजेसिव होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन देखते हैं। यावर जो है यू का पजेसिव होगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव आए और उसके बाद में जेरंड आए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का कॉन्सेप्ट हो, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको अपन क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा शी लाइक्स माई ड्राइविंग, तो यहाँ पर देखो माई के बाद में क्या लिखा हुआ रहा है, ड्राइविंग आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर देख सकते हैं क्या, जी हाँ, व्हाट का आंसर इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है माई ड्राइविंग। शी लाइक्स माई ड्राइविंग, हमने सेंटेंस में बोला कि शी लाइक्स व्हाट, तो देखो शी लाइक्स व्हाट अपन ने लिखा, तो व्हाट का आंसर हो गया कि शी लाइक्स माई ड्राइविंग। माई ड्राइविंग इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे ही prefers her cooking, तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्रेफर यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद हमने लिखा हर कुकिंग, तो हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में देखो क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप इस सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछेंगे, आपने इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा कि शी प्रेफर्स, और उसके बाद आप प्रश्न पूछ रहे हैं सेंटेंस में व्हाट, तो बताओ व्हाट का आंसर आ रहा है क्या, जी हाँ, व्हाट का आंसर आ रहा है कि शी प्रेफर्स व्हाट, ही प्रेफर्स व्हाट, ही प्रेफर्स हर कुकिंग, उसे उसकी कुकिंग जो है बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या है, व्हाट का आंसर आ रहा है, माई ड्राइविंग हर कुकिंग जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये सभी क्या है, जेरंड है। तो जेरंड का यूज हम किस रूप में करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेरंड जो है वो यहाँ पर किस रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज fond of swimming, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो बताओ ऑफ यहाँ पे ऑफ जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है,
इसके बाद में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये क्या है, जेरंड है। फिर हम लिखते हैं कि शी prohibited from स्मोकिंग। शी प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, तो देखो फ्रॉम यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, V1 में आईएनजी है। तो V1 में जो आईएनजी है इसको अपन क्या नाम देंगे, जेरंड का नाम देंगे। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेरंड होगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेरंड होगा। तो यहाँ पर स्विमिंग स्मोकिंग यहाँ पर क्या है, जेरंड है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ऑफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ही शी प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम के बाद में V1 में आईएनजी है, स्मोकिंग है, तो यहाँ पर ये क्या है, जेरंड है। और देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वर्बल ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है। जैसे he likes watching cinema। ही लाइक्स वॉचिंग सिनेमा, उसे सिनेमा देखना पसंद है। तो देखो लाइक्स मतलब उसे क्या पसंद है, उसको वॉचिंग सिनेमा। तो नाउन से पहले तो क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन ये क्या है, वर्बल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखो व्हाट का आंसर आ रहा है, ये जो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है। तो व्हाट का आंसर क्या हो जाएगा, ही लाइक्स व्हाट, उसे क्या पसंद है, उसे जो है सिनेमा देखना पसंद है। तो नाउन से पहले वैसे तो ये क्या है, एडजेक्टिव है जो कि इस रूप में आ रहा है, लेकिन वॉचिंग सिनेमा यहाँ पे क्या हो गया, वॉचिंग सिनेमा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शी इंजॉयज फ्लाइंग काइट्स। तो इस सेंटेंस में देखो इंजॉय यहाँ पर क्या है, वर्ब है, लेकिन फ्लाइंग काइट यहाँ पर व्हाट का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लाइक्स इस सेंटेंस में क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले V1 में यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अपन किसका यूज कर रहे हैं, आईएनजी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, जेरंड होगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपन किसका यूज करते हैं, वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपन किसका यूज करेंगे, जेरंड का यूज जो है वो हम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जेरंड जो है उसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसका और कोई, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है, बेसिकली पार्टिसिपल में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि V1 में हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे शी इज रनिंग आफ्टर अ बस। शी इज रनिंग आफ्टर ए बस, तो इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो जब रनिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे डॉग्स आर बार्किंग एट द मिडनाइट। डॉग्स आर बार्किंग एट द मिडनाइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर के बाद में V1 में किसका यूज किया है अपन ने, आईएनजी का यूज किया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। डॉग्स आर बार्किंग एट द मिडनाइट।
मिडनाइट से पहले हमने किसका यूज किया, एट का यूज किया। एट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन में किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एट का यूज हमेशा किसके साथ में होता है, टाइम के साथ में होता है। या फिर फिक्स्ड प्लेस जो होता है उसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इसका समझ सकते हैं, पार्टिसिपल का। तो देखो पार्टिसिपल का जो है वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से होगा, जैसे हम इसको देखेंगे वर्बल एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, जैसे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टोन से पहले हमने किसका यूज किया, रोलिंग का यूज किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोन से पहले किसका यूज किया जा रहा है, रोलिंग का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये नाउन है, और नाउन से पहले भी वन में किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये यहाँ पर क्या माना जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी caught him stealing her purse। She caught him stealing her purse। उसने उसे उसका पर्स चुराते हुए देखा। तो देखो यहाँ पे शी जो है वो तो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हर पर्स जो है यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब उससे पहले जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया अपन ने, जो कि हर पर्स यहाँ पे क्या है, अपने आप में नाउन है। तो नाउन से पहले क्या है, नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्बल एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसको अपन क्या नाम देंगे, पार्टिसिपल का नाम देंगे। ये जो है वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल he left her beloved lying in bed। He left her beloved lying in bed। यहाँ पर ही जो है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेफ्ट यहाँ पर V2 है, हर बिलव्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, और ये जो है वो क्या है, आपका पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो वर्बल एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव के रूप में हम जो है हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पार्टिसिपल इस तरीके से होता है, जेरंड जो है वो इस तरीके से होता है। आइए अब जरा चर्चा करते हैं कि जो जूनियर लीगल ऑफिसर का जो पेपर है उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो कैसे होता है। हमने देखा, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, और इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, उसको अपन देखते हैं कि अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म्स द आईज। दूसरे ऑप्शन में भी देखें, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग चार्म द आई। अब यहाँ पर देखो पूरा सेंटेंस में सारी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्ब जो है वो अलग अलग है। अगर इसको अलग कर दे तो पूरा जो सेंटेंस है वो चारों सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो क्या यहाँ पर कोई नियम काम कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई रूल काम कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना है। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में अ वैरायटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, अगर ऐसे कोई भी शब्द आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनके बाद में अगर प्लूरल नाउन आएगा, इनके बाद में अगर मान लीजिए क्या आता है, प्लूरल नाउन आएगा,
तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद में किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि ए लिखा हुआ है तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ए जो है वो तो सिंगुलर ही है, एक की बात की जा रही है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ए वेराइटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे तो इनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब प्लूरल वर्ब में क्या होता है, हम जो है हमेशा V1 का यूज करते हैं, यानी कि जो V1 है जिसको अपन बोलते हैं रूट वर्ब बोलते हैं। V1 को हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ब बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इन सभी ऑप्शंस को देखा जाए तो बी ऑप्शन ऐसा है जहां पर प्लूरल वर्ब दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अगर एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में इस प्रकार से ए वाला वर्ड है तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखिए एक और, अब मान लीजिए अगर ए नहीं आए तो क्या होगा? जरूरी नहीं है आपसे ए पूछा जाए, अगर ए की जगह द हो, यानी कि द वैरायटी ऑफ लिखा हो, द ग्रेट डील ऑफ लिखा हो, द नंबर ऑफ लिखा हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए द लार्ज नंबर ऑफ हो, द ग्रेट डील ऑफ हो, तो हम क्या करेंगे? तो यानी कि अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म में द वैरायटी ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ लिखा हो, और इसके बाद में अगर प्लूरल नाउन हो, इसके बाद में क्या हो? प्लूरल नाउन हो, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद में किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं? एस या ईएस का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखता हूं कि राजन, तो राजन में मैं किसका यूज करूंगा? गो या गोज अगर दिया हुआ है तो राजन में किसका यूज होगा? गो का यूज नहीं होगा, बल्कि हम किसका यूज करेंगे? गोज का यूज करेंगे। अगर हम लिखते हैं ही, तो ही के बाद देखिए राइट, और अगर राइट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? राइट्स का यूज होगा, राइट का यूज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं शी, तो शी के बाद में इज है या आर है, तो देखो शी के बाद में इज का यूज होगा, कभी भी आर का यूज जो है वो नहीं होता। हालांकि अभी अपन V1 पढ़ रहे हैं तो इसी को ही पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा वर्ब को ही देखना है हमें। तो देखो वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैंने लिखा ही के साथ में रीड, और यहाँ पर हम लिखते हैं रीड्स, तो देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? रीड्स का यूज करेंगे, रीड का यूज नहीं करेंगे। अब जब चलिए हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर। अब इन सभी के साथ में देखो यहाँ पर वर्ब जो है वो अलग अलग है, इज, आर, वर और वाज लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आप देखो क्या लिखा हुआ है? दैट डे भी लिखा हुआ है। दैट डे किसको बताता है? पास्ट को। तो इसका मतलब है दिस अगर प्रेजेंट है तो दिस का पास्ट क्या हो जाएगा? दैट। दीज अगर प्रेजेंट है तो दीज का पास्ट क्या हो जाएगा? दोज होगा। उसी तरीके से इज एम आर का पास्ट क्या होगा? वाजवर होता है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे? यहाँ पर दैट डे सेंटेंस में लिखा है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो पास्ट है। तो हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट वाले सेंटेंस को डिलीट करना है। हमने इसमें ए और बी को तो डिलीट कर दिया, यानी कि अब जो लड़ाई है वो लड़ाई सी और डी में है। तो अब जरा चलते हैं और देखें हमारा जो नियम है, जो रूल है, वो रूल हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। आइए जरा चलते हैं। तो देखो द वैरायटी ऑफ आइटम्स, यहाँ पर इसके बाद में आइटम्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है नाउन यहाँ पे क्या है? देखो प्लूरल है, बिल्कुल नाउन प्लूरल है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब जो है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए सी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर वॉज, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? वॉज आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है नथिंग बट ट्रीज आर सीन बाय मी डे बिफोर टुडे।
तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर सीन, इज सीन, वाज सीन, वर सीन, यानी कि जो वर्ब है उस वर्ब को अलग अलग दे रखा है, बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखो नियम क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट आ जाए या नन बट या नो वन बट का यूज हो और उसके बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर उसके बाद में प्लूरल नाउन हो, तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुडे, तो टुडे किसको बता रहा है, आज को बता रहा है। तो आज का मतलब है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हम वाज और वर का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वाज और वर के सेंटेंस को तो पहले डिलीट करें। यानी कि आप ये करिएगा कि जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो इररिलेवेंट होंगे, यानी कि वो काम के नहीं है, बेमतलब के ऑप्शन दिए गए उनको तो हटा दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। पहले 4 क्वेश्चनों की लड़ाई थी, अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस डिलीट हो गए, 2 ऑप्शन बचे, अब सही ऑप्शन को चूज करना है। तो वहां पे नियम अप्लाई करिएगा, जल्दबाजी ना करें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने देखा हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक में लिखा हुआ है आर और एक में लिखा हुआ है इज, तो इसका मतलब है कि सिंगुलर में हम इज का यूज करते हैं और आर का यूज करेंगे प्लूरल में, तो इसीलिए इसमें ए आंसर नहीं होगा बल्कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ये समझना है। अगला देखो हमारा क्वेश्चन है कि ही टोल्ड हिज ब्रदर यस्टरडे दैट मैथमेटिक्स वाज। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स जो शब्द है, ये जो नाउन है, उस नाउन के आधार पर कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर देखो वाज, वर, आर, इज जो है वो लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हम ये देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के नेम ऐसे होते हैं जिनके बाद में एस लगा हुआ होता है। कौन कौन से, देखिए जैसे न्यूज हमने लिखा, देखिए जैसे अपन ने लिखा है न्यूज, तो देखो न्यूज में एस लगा हुआ है, सम्मन्स में एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स में क्या लगा हुआ है, एस, स्टैटिक्स में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, उसी तरीके से एथिक्स में भी एस लिखा हुआ है। और देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। फिजिक्स के बाद में भी एस लगा हुआ है, सिविक्स के बाद भी एस लगा हुआ है, एथलेटिक्स के बाद भी एस लगा हुआ है, जेनेटिक्स के बाद भी एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स के बाद भी एस लगा हुआ है। तो दिखने में तो ये सभी जो वर्ड हैं जो कि सब्जेक्ट के नेम हैं वो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ में हमेशा वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। यानी कि जब ये सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। हमारा सेंटेंस है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित जो है वो हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, नंबर नहीं करते, ना तो राइटिंग के ना स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कल भी स्कोरिंग था, आज भी स्कोरिंग और आगे भी स्कोरिंग रहेगा। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा रियल फैक्ट होंगे, जो हमेशा प्रेजेंट में होंगे। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है कि मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, चाहे ये बात जो है यस्टरडे में ही क्यों ना कही गई हो। अगर ये बात जो है भले ही कल ही कहें या बहुत साल पहले भी कहे, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो हमेशा सत्य रहते हैं, हमेशा जो प्रेजेंट में होते हैं, चाहे कोई भी बात किसी भी समय कही जाए। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर जो है पजेसिव एडजेक्टिव, अगर मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से जो भी हमने देखे, माई का यूज करना, हिज का यूज करना, हर का यूज करना, देयर का यूज करना, ओवर का यूज, योर का यूज, अगर इनका यूज मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
इकोनॉमिक्स, इन सभी शब्दों से पहले हो, इन सभी नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले हो, तो इसके बाद में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, हर नियम में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। हमें यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस को, कुछ अपवादों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर जैसे अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि हिज मैथमेटिक्स, उसके बाद हमने देखा हैज या हैव बिकम पुअर डे बाय डे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पहले क्या लिखा हुआ है? हिज। तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, बल्कि इस सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अपन ने सेंटेंस में लिखा कि योर फिजिक्स, योर फिजिक्स, तो योर फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स से पहले क्या लिखा हुआ है? योर। तो यहाँ पर अगर इज और आर को देखा जाएगा तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, बल्कि हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केवल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स लिखा हुआ है, तो फिजिक्स से पहले हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि ओवर इकोनॉमिक्स, ओवर इकोनॉमिक्स, इसमें देखो अगर लिखा हुआ है वाज या वर, तो ओवर इकोनॉमिक्स से के बाद में हम वर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए वाज और वर, तो हमेशा वाज का यूज होगा, वर का यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, ओवर, योर, देयर, इनका यूज जो है अगर सब्जेक्ट के नेम के पहले हो, वो सब्जेक्ट जिसमें एस आ रहा है, तो यहाँ पर हमेशा वर्ब जो है वो किसकी होगी? प्लूरल की यूज होती है। एक और हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए देख सकते हैं हम लोग, मोर देन वन गर्ल आर अवेलेबल एट दैट टाइम। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में मोर देन वन, तो मोर देन वन गर्ल जो है वो लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए यहाँ पर क्या आएगा? सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक लड़की से ज्यादा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये प्लूरल लिखा हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है? मोर देन वन गर्ल, यानी कि ये जो है वो तो सब में सेम सा है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर किसकी है? लड़ाई यहाँ पर है। उसके बाद लिखा हुआ दैट टाइम, तो दैट टाइम तो होता है पास्ट का, तो इसका मतलब है पहले तो काम करिएगा, प्रेजेंट को डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 2 ऑप्शन जिनको तो आपको डिलीट करना है, जिनको आपको अलग करना है, वो तो बिल्कुल बेकार के ऑप्शंस हैं, यानी वो इररिलेवेंट है, जिसका दूर दूर से संबंध नहीं है। कैसे? दैट का यूज हम करते हैं पास्ट में, और पास्ट के साथ में कभी इज नहीं आता, आर नहीं आता, और यहाँ पे इज और आर लिखा हुआ है तो वो गलत है। तो यहाँ पर ना तो इज का यूज होगा ना आर का यूज होगा, इसीलिए पर इसमें किसका यूज करेंगे? पास्ट का यूज करेंगे। अब देखो मोर देन वन गर्ल, अगर किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन गर्ल है तो इसके साथ में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके साथ में हमेशा अपन किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जो हम समझते हैं कि एक लड़की से ज्यादा, जो हम समझते हैं मोर गर्ल्स देन वन, उसमें अपन किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उसमें अपन किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मोर देन वन गर्ल वाज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके आंसर्स जो है वो आपको देने हैं। कुछ रूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। हमारी क्लासेस में हम इस प्रकार से छोटे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कशन करते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप घर बैठे जो है पेपर दे सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। डाउट क्लासेस जो होती है उसके वीडियो लेक्चर्स भी हमारे पास में है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
उस डाउट क्लासेस को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आंसर्स देने होते हैं। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के जूनियर लीगल ऑफिसर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आरपीएससी के अन्य एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी जो है हमारी एप्लीकेशंस पे हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि आप 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक आप कितनी भी बार रिवीजन कर सकते हैं, एक ही लेक्चर को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो कोर्स है उसमें आपको कम से कम 2000 से लेके 3000 तक के क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आपको दी जा रही है। मॉडल पेपर्स जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, पीडीएफ फाइल आपको दी जा रही है। उसके अलावा रेगुलर लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशंस हैं वो आपके होंगे। और जो है पूरे कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर तक की है। ये जो कोर्स केवल जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो कोर्स होगा वो आपका एपीओ में भी हेल्प करेगा, आपको आरजेएस के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। अगर आप राजस्थान की अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, आरपीएससी के किसी भी अन्य एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको हेल्प करेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो एग्ज़ाम है उसमें आपके इंग्लिश के बेसिक्स जो हैं वो ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश का जो है वो एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो करवाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर वोकेबलरी है, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, इनको याद कराने की सिंपल टेक्निक्स, निमेनिक टेक्निक्स से भी आपको याद करवाया जाएगा। और इस प्रकार से जो है वो स्पेलिंग्स, वोकेबलरी, इनको भी याद करवाया जाएगा। तो ये पूरा जो कोर्स है हमारा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है जो कि ऑनलाइन पर हम लोग लेके आए हैं। हमारा विधि क्लासेस का एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर आप फी डिपॉजिट या अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आप जो है इस कोर्स को ले सकते हैं और रेगुलर क्लासेस जो है वो कर सकते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के ऊपर आप जो इस तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है आपके लिए लेके आए हैं हमारा ये जो कंप्लीट कोर्स है। ये कंप्लीट कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस में है, केवल 5 दिनों का ऑफर है और केवल 5 दिनों में हम जो है आपको, आप जो है अगर इस कोर्स को लेते हैं तो केवल 5 दिन तक, यानी कि आप ये मान के चले बहुत लिमिटेड ऑफर है ये। पूरा कोर्स 2500 रुपये का है, यानी कि 5000 रुपये का कोर्स 2500 रुपये में दिया जा रहा है। 50% का डिस्काउंट है और ये जो है बहुत ही लिमिटेड ऑफर है। और आप ये समझ सकते हैं कि सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव लेक्चर्स और इतने सारा टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन डाउट क्लासेस, ये सभी कुछ जो है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मात्र 2500 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, किसी भी लेक्चर को कितनी भी बार आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं मात्र 2500 रुपये में। और ये जो है बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, बहुत ही सीमित ऑफर है। तो आज ही आप जो है प्ले स्टोर से विधि क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड करें और डाउनलोड करते ही फीस डिपॉजिट करें और इस कोर्स को परचेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कोर्स को परचेज करें। यहाँ पर इस प्रकार से लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाया जाएगा। और ये जो कोर्स है वो आपका आरजेएस, जेएलओ, एडीजे, एपीपी हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, हर प्रकार के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। यहाँ पर आप जो है अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। बहुत ही कम फीस है, 2500 रुपये, मात्र 2500 रुपये में जूनियर लीगल ऑफिसर का कोर्स जो है वो ऑनलाइन पर अवेलेबल है। हमारा जो एप्लीकेशन जो है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही जो है इस कोर्स को डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें। विधि क्लासेस के इस ऐप को लेकर आप अपने जूनियर लीगल ऑफिसर का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ में मैं सीपी शर्मा विदा लेता हूं। धन्यवाद।